तो हेलो जय हिंद दोस्तों, फिजिक्स के 5 नंबर वाले ऐसे वायरल क्वेश्चन लेकर के आया हूं इस वीडियो में जो किसी न किसी सेट में पक्का लड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और ये हर साल किसी न किसी सेट में बदल बदल करके पूछा जाता है। ये वाला इस सेट में आ गया तो यही वाला क्वेश्चन अगले साल इस सेट में आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन देता है और बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे पहला क्वेश्चन आपका चल कुंडली धारा मापी हो गया, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हो गया, डायनामो यानी वैद्युत जनित्र हो गया, आपका पी अनुसंधि डायोड हो गया, अग्र अभिनत पश्च अभिनत, बोर का परमाणु मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया, दे ब्रॉगली तरंग सिद्धांत हो गया, उसकी व्याख्या 5 नंबर वाला बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, अब कितना मैं बोलूं, इसमें बहुत सारे वायरल क्वेश्चन है। बस आप देखते जाओ और बिना रटाए सिखाने का दम रखता हूं, बस ध्यान से सुनते जाना। बस यही बात है कि ईमानदारी से सुनना, ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले समझो, हम लोग सीखेंगे चल कुंडली धारा मापी। क्या सीखेंगे? चल कुंडली धारा मापी क्या होता है, इसके सिद्धांत को समझेंगे, फिर इसकी कार्यविधि को समझेंगे। ठीक है, तो सिद्धांत को समझने से पहले थोड़ा सा कार्यविधि पे पहले हम लोग नजर डाल लेते हैं कि इसके कार्यविधि कैसा होता है। ध्यान से देखिए, यहां पे इसकी कार्यविधि है। अब आप ध्यान से देखो तो यहां पे एक आयताकार क्रोड होता है। आयताकार क्या होता है? एक क्रोड होता है और इसी पे खूब सारे तार लपेटे गए होते हैं। इस तरह से क्या होता है बच्चा? खूब सारा इस पे तार लपेटा गया होता है। इस तरह से खूब सारा इस पे इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से तार लपेटा गया होता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक स्टैंड होता है। स्टैंड के ऊपर एक दर्पण लगाया जाता है, मिरर। ये कांच है, ये क्या है आपका? कांच। एक अवतल दर्पण के एल्युमिनियम का फ्रेम लगा दिया जाता है यहाँ पे। इसका क्या काम है, ध्यान से सुनिएगा अभी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि एक फास्फोरस के ब्रांच, फास्फर ब्रांच की पतली पत्ती से इसे लटका दिया जाता है। ठीक है, फिर यहां पे इसे क्लैंप कर दिया जाता है। इस तरह से दिख रहा है, यहां से ऐसे करके लटका दिया जाता है और यहां पे इसका क्लैंप है, यानी मरोड़ टोपी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मरोड़ टोपी, जो मरोड़ के ऐसे करके यल शेप में लगा देता है। फिर यहां पे आओगे तो T1 एक टोपी होता है, इसे भी मरोड़ टोपी ही कहते हैं। और यहां पे इसे पूरी तरह से कस करके और यहां से तार निकाल दिया जाता है कनेक्शन के लिए। वही सेम प्रोसीजर नीचे भी दिखाई देता है। यहां पे एक इस तरह से आपको ज्वाइंटर लगा होता है और यहां से एक इस तरह से कुंडली नुमा स्प्रिंग की तरह एक वायर, एक तार लगाया जाता है और इस तार को यहां से फिर से एक T2 नाम के मरोड़ टोपी से पूरी तरह से कस दिया जाता है और फिर यहां से एक वायर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर की जो पट्टी दिख रही है, जैसा कि मैंने बताया, क्रोड का बना होता है, कच्चा लोहा। क्रोड यानी कच्चा लोहा का बना होता है। अब इस चीज को दोनों के अगल बगल एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही ज्यादा मजबूत, क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल दो चुंबक लगा दिया जाता है। एक नॉर्थ पोल का होता है और एक साउथ पोल पे लगा दिया जाता है। इससे क्या होगा कि ऐसे रोटेट करने लगेगा और जैसे ये घूमेगा तो घूर्णन पैदा होगा। घूर्णन यानी टॉर्क पैदा होगा, पता ही है, जब ऐसे करके मूव करेगा ऐसे करके तो टॉर्क पैदा हो जाएगा। अब यहां पे इसका काम क्या है, कार्यविधि समझ लीजिए, फिर इसका सिद्धांत बताता हूं। देखिए, हल्की आयताकार तांबे की कुंडली को एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर दो शक्तिशाली अस्थाई चुंबक के बीच लटका दिया जाता है। दो शक्तिशाली अस्थाई चुंबक के बीच लटका दिया जाता है। कभी भी ये भ्रम में मत रहना कि जो एग्जैक्टली लिखा होता है वही हम अगर लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेगा, एकदम एग्जैक्टली रटेंगे, तैयार करेंगे तभी मार्क्स मिलेगा, नहीं। बस अपने दिमाग में चीजों को भरो, वहां पे बैठने के बाद अपने आप सीक्वेंस बनेगा, अपने आप तुम बना के लिख लोगे। ठीक है, बस डायग्राम बनाना अच्छे से। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, कुंडली का ऊपरी सिरा फास्फर ब्रांच की पतली पत्ती से जुड़ा होता है। ऊपरी सिरा क्या होता है? फास्फर ब्रांच की एक पतली पत्ती से जुड़ा होता है, जो धारा पहुंचाने के साथ साथ प्रतिस्थापक बल आघूर्ण भी देता है। यानी यहां से धारा पहुंचाने, यानी विद्युत धारा इधर से उधर जाने के लिए, क्योंकि जब ये मूव करेगा चुंबक क्षेत्र में तो ऑटोमेटिक धारा यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, फिर कहता है कि कुंडली का एक निचला सिरा जो होता है वो ढीली ढाली स्प्रिंग से जुड़ा होता है। कुंडली का जो निचला सिरा होता है वो एक ढीली ढाली कुंडली से जुड़ा होता है, स्प्रिंग से जुड़ा होता है। जब धारा टर्मिनल T1, जब धारा टर्मिनल, इसे क्या बोलेंगे, धारा टर्मिनल बोल सकते हैं, T फॉर टर्मिनल, या मरोड़ टोपी कह सकते हो जो मरोड़ रहा है। ठीक है, तो T1 कहां गया? T1 से प्रवेश करती है। जब धारा T1 से प्रवेश करती है तो कुंडली में प्रवाहित होकर चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक बड़ आघूर्ण लगने लगता है। ठीक है, जब इसमें T1 सिरे से धारा प्रवेश करती है, T1 सिरे से धारा इस तरह से, T1 सिरे से धारा जब भैया प्रवेश करती है नीचे की तरफ इस तरह से, तो जब इस तरह से धारा घूमते 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 जब इस तरह से जाती है, तब तक क्या होता है, टॉर्क पैदा हो चुका होता है, यानी घूम जाता है कुंडली। क्या हो जाता है? कुंडली घूम जाता है। ठीक है,
तो इस पे एक बल आघूर्ण लगने लगता है और कुंडली घूमने लगती है। कुंडली के साथ साथ लगा दर्पण यानी मिरर, आईना, वो भी घूमने लगता है, वो भी घूमने लगता है और उस पर डाली गई प्रकाश किरण स्केल पर हट जाती है। ठीक है, डाली गई प्रकाश किरण स्केल पर क्या हो जाती है, हट जाती है, और स्केल पर प्रकाश के विचलन से धारा का मान ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, धारा का मान ज्ञात कर लिया जाता है, और धारा बंद करने पर फॉस्फर ब्रांच की पट्टी कुंडली को पुनः प्रारंभिक स्थिति में ला देती है। जैसे ही धारा बंद करेंगे तो जितना वो घूमी थी फिर से वापस उसी जगह पे आकर के अटक जाती है। यानी ये कह सकते हो कि चल कुंडली धारा मापी का काम ही होता है विद्युत धारा को मापने का। और इसका सबसे मस्त तरीका क्या है कि बस यहां पे क्या करिए, इस तरह का सिस्टम बनाइए जैसा मैंने दिखाया, इस तरह का जब आप सिस्टम बनाते हो तो जब धारा भेजते हो तो क्या होता है कि इस तरह से घूमना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे जो आपका आईना लगा है उस पे एक कह लो कि इस पे परछाई पड़ती है, या कह लो उस पे एक मेजरमेंट पड़ता है, और मेजरमेंट क्या करता है, उसी से वो लोग धारा को माप लेते हैं कि इसमें धारा कितनी बही है, घूर्णन आघूर्ण के कारण कितना डिग्री पे घुमा है, उसके अकॉर्डिंग वो करंट नाप लेते हैं। कैसे, अब इसके लिए आपको फार्मूला जानना पड़ेगा। यहाँ पे एक फार्मूला है, यन का मतलब है कि पहले वो देखते हैं कि फेरों की संख्या कितनी है, कितने फेरे वो लगाया था तार। ठीक है, फिर करंट कितना भेजा गया, ठीक है, करंट, और ए यानी इस पूरे बनाए गए पट्टी का जो आयताकार है उसका क्षेत्रफल कितना है, और जो चुंबक लगाया है उसका वैल्यू कितना है, और कितने डिग्री पे घुमा है, इनको सबको कैलकुलेट करके क्या निकाल दिया जाता है, आघूर्ण यानी टॉर्क निकाल दिया जाता है। क्या निकाल दिया जाता है, टॉर्क निकाल दिया जाता है। समझ आई मेरी बातें। अब यहाँ पे अब सिद्धांत पढ़ोगे तो कह रहा है निलंबित चल कुंडली धारा मापी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, जब किसी धारा का वहन करने वाली कुंडली को समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जिसे वह घुमा देती है। अब कुंडली पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण यही होता है। ठीक है, ये है आपका चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अगला प्रश्न आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कई बार बता चुका हूं, यहां पे समझाता हूं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पे काम करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है, अन्योन प्रेरण पर आधारित है। अब अन्योन प्रेरण क्या होता है उससे जानने से पहले आपको स्व प्रेरण जानना पड़ेगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए, यानी प्रेरित चुंबकीय प्रेरित धारा समझना पड़ेगा। तो आप देखिए, जैसे मैं कई बार समझा चुका हूं, दोबारा समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए इस तरह से कुंडली है आपके पास, इस तरह से आपने एक परिपथ लिया कुंडली का, और यहाँ पे मान लो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, मान लो यहाँ पे तुमने एक ये चीज लगा दिया पता लगाने के लिए कि अगर इसमें थोड़ी भी हलचल होगी, धारा बहेगी, तो ये वाला सुई हल्का सा इधर उधर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि करंट बह रहा है। और मैंने क्या दिमाग लगाया, बाहर से एक चुंबक ले लिया। बाहर से हमने क्या ले लिया, एक नॉर्थ और साउथ नाम का एक चुंबक ले लिया, और इस तरह से नॉर्थ की तरफ से इस तरह से बल रेखाएं निकलती हुई नजर आती हैं। ये बात आपको पता ही होगा, इस तरह से बल रेखाएं निकलती हुई नजर आती हैं। अब हमने क्या दिमाग लगाया भैया कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनको मैं यहां से इस कुंडली में पास कराऊंगा, ऐसे आगे पीछे करूंगा तो ये जो बल रेखाएं हैं इस कुंडली के अंदर से कभी ज्यादा गुजरेगी, कभी कम गुजरेगी, कभी ज्यादा कभी कम। यानी ये जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, जब किसी कुंडली से कभी ज्यादा कभी कम गुजर रही है तो उसी को कहते हैं कि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, चुंबक फ्लक्स यानी फाई में क्या हो रहा है, समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन होने की वजह से कुछ उत्पन्न हो गया, और वो क्या है, ई है। क्या उत्पन्न हो जाता है, ई उत्पन्न हो जाता है, और ई को ही बोलते हैं एक प्रेरित धारा बोलते हैं। यानी चुंबक को बार बार आगे पीछे करने से इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है, और उसी को बोला जाता है प्रेरित धारा या फिर वैद्युत वाहक बल कहा जाता है। ये सुई हल्का सा से मुड़ जाती है। ठीक है, जैसे ही चुंबक को इधर आगे पीछे करना बंद करेंगे तो अपने आप ये समाप्त हो जाती है। यानी ये प्रेरित धारा तभी तक बनी रहेगी जब तक तुम इसमें चेंजेस करते रहोगे फ्लक्स में। ये फैराडे का पहला नियम भी है, समझ रहे हो ना, चुंबकीय प्रेरण संबंधित। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इसी में लेंज का भी नियम समझ लो कि जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, याद रखना ये ऐसी है, इस कैटेगरी की है साला, कि जिससे उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है। ये कौन कहता है, लेंज अपने नियम में। समझ रहे हो, जब चुंबक को पास ले जाओगे तो जो उत्पन्न हुआ है इन्हें दूर धकेलता है, और जब चुंबक को दूर ले जाओगे तो पास खींचता है, हर बार विरोध करता है। उसी विरोध की वजह से ये निगेटिव चिन्ह आया है। निगेटिव साइन केवल ये बताता है कि ये जो ई है हर बार विरोध करता है किसका, परिवर्तन का, फ्लक्स में होने वाली परिवर्तन का। ठीक है,
अब एक सवाल करता हूं मैं, मान लो इस बार अन्योन पीरियड समझाना ना क्या है, तब ना ट्रांसफार्मर समझ पाओगे। देखो फील करना अच्छे से, तो मेरी बात को सुनना पड़ेगा, नहीं तो रटा रटाया टाइप का लगेगा, नहीं तो बैठ के फिर रटिए, तब आपके पास समय भी नहीं है, ठीक ना, रटते रहिए। अब इस बार मैं यहाँ पे बैटरी लगा दे रहा हूँ, इस बार चुंबक उम्बक यूज नहीं करूंगा, मैं बैटरी लगा दे रहा हूँ। जब बैटरी लगाऊंगा तो धारा बहना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना। और ये बात तो हर एक शख्स को पता होगा कि जब धारा बहती है तो कुंडली में चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबक क्षेत्र तैयार हो जाएगा। जब किसी कुंडली में इस तरह धारा बहेगी तो क्या तैयार हो जाएगा, इस तरह से चुंबक तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, इस तरह से एक चुंबक तैयार हो जाएगा। इस तरह से क्या तैयार हो जाएगा, एक चुंबक तैयार हो जाएगा। तो इसी चुंबक जो तैयार हुआ है, इसी चुंबक का हम क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। कैसे, ध्यान से समझो। अगर ये दो धारा बह रही है, आई करंट जो बह रही है, अगर इस धारा के मान को लगातार बढ़ाएं या फिर घटाएं, बढ़ाए घटाए बढ़ाए घटाए, तो उसके वजह से जो बल रेखाएं हैं, ये जो लाइनें दिख रही हैं, कभी ज्यादा दिखेंगी कभी कम दिखेंगी, कभी ज्यादा दिखेंगी कभी कम दिखेंगी। जब धारा बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा लाइनें दिखने लगेंगी, बहुत मजबूत दिखने लगेंगी, बहुत दूर तक दिखने लगेंगी। अब कम करेंगे तो लाइनें कम हो जाएंगी, समझ रहे हो। तो इसी का फायदा उठा करके हमने इसके बगल में एक और कुंडली बना दिया। इसी का फायदा उठा करके इसके बगल में हमने एक और कुंडली लगा दिया। और कितना दिमाग लगाया मैंने कि इस कुंडली में मैंने कोई बैटरी वगैरह नहीं जोड़ा, ठीक ना, यानी बहती गंगा में हाथ साफ कर लेना। अब ये यहाँ पे धारा में परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ पे परिवर्तन होने की वजह से चुंबक कभी ज्यादा मजबूत हो रहा है कभी कम हो रहा है, जिसकी वजह से इस कुंडली के अंदर से कभी रेखाएं, ये वाली जो आपको दिख रही हैं बैगनी कलर की, ये जो रेखाएं हैं कभी ज्यादा गुजर रही हैं कभी कम, कभी कभी ज्यादा कभी कम, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया। और इसी घटना को बोला जाता है अन्योन प्रेरण। क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण। इसी घटना का इस्तेमाल करके ट्रांसफार्मर का सिद्धांत दे दिया गया। क्या दे दिया गया, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत दे दिया गया। ट्रांसफार्मर में भी यही सेम होता है, ट्रांसफार्मर में यही सेम होता है। जो आप पहली कुंडली बनाते हो इस तरह से, इसे हम बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, और यहाँ पे हम लगा देते हैं बैटरी, और एसी करंट लगाया मैंने। कौन सा, एसी। ऐसा ये एसी करंट का सिंबल होता है, किसका, एसी करंट का। अब मैंने यहाँ पे ये जो कुंडली है, फेरों की संख्या को n लिखते हैं, और ये प्राथमिक कुंडली है पहली वाली, इसलिए P1 कह देंगे। और जानबूझ के इसी के बगल में एक और कुंडली लगा देंगे, इसी के बगल में एक और कुंडली लगा देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक और कुंडली लगा दिया इस तरह से, लेकिन यहाँ पे कोई बैटरी वगैरह मैंने नहीं जोड़ा, देख लो खाली है, ठीक है। अब मजे की चीज देखो, ये सेकेंडरी कुंडली है, यस फॉर सेकेंडरी कुंडली। अब मैं यहाँ पे होगा क्या, अगर एक चीज नोटिस करो तो मैंने इस तरफ फेरों की संख्या ज्यादा रखी है प्राथमिक की तरफ, और सेकेंडरी की तरफ फेरों की संख्या कम रखी है। तो इससे प्रॉफिट यह होता है ट्रांसफार्मर में कि तुम ज्यादा वाले कुंडली की तरफ जो भी तुम दोगे उधर कम मिलेगा, यानी इधर तुम जो भी दोगे उधर जो रिजल्ट मिलता है, सेकेंडरी में हमेशा ये रिजल्ट शो करता है। तुम यहाँ जो करोगे उसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा, ठीक ना। मान लो मैंने यहाँ पे वोल्टेज 100 वोल्ट का दिया, कितना वोल्टेज दिया, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट का वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे 100 से कम मिलेगा, 80 हो सकता है, 50 हो सकता है, 40 हो सकता है। अच्छा, कम क्यों मिल रहा है, क्योंकि तुमने प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा रखी है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम रखा है, इसलिए यहाँ पे तुम वोल्टेज दोगे वो यहाँ कम मिलेगा। हो सकता है तुमने यहाँ पे 11,000 वोल्टेज दिया, कितना, 11,000 वोल्टेज दिया तुमने, लेकिन वहां पे तुम्हें कितना मिला, 240 वोल्ट मिला। ये जो कहानी है तुम्हारे घर घर की है, हमारे मोहल्ले में, तुम्हारे मोहल्ले में जो भी ट्रांसफार्मर लगा होगा, देखना जो मेन तार जो आता है वो उसमें 11,000 वोल्टेज की बिजली आ रही होती है। हमारे यहाँ 11,000 वोल्टेज की बिजली आती है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर में जैसे ही वो बिजली घुसेगी, फिर ट्रांसफार्मर से जो सब बस्ती में, घरों में, मोहल्लों में जो लाइटें गई हैं तारों द्वारा, उसमें हमारे घर में आपको पता ही है कितना, 220 वोल्ट आता है। तो भैया वहां से आया 11,000 वोल्ट, लेकिन यहां आते आते 220 हो गया। तो हुआ कैसे, बीच में हुआ क्या प्रोसेस, वो ट्रांसफार्मर का काम ही है कि मैक्सिमम वोल्टेज को कम करके भेजना। तो इसका मतलब साबित हो गया कि जो ट्रांसफार्मर में लगा है, प्राथमिक कुंडली की संख्या ज्यादा रही होगी ट्रांसफार्मर में, और सेकेंडरी कुंडली की संख्या कम रही होगी, इसलिए हमारे घरों में कम वोल्टेज की बिजली मिलती है। तो इस स्थिति में कि अगर तुम ज्यादा वोल्टेज दोगे और उधर कम मिलेगा, या फिर कह लो कि इधर ज्यादा करंट दोगे, जैसे मान लो सपोज दैट तुमने 200 एम्पियर का करंट दिया और उधर तुम्हें 85 एम्पियर का मिला, कितना मिला, 50 एम्पियर का ही, तो कम हुआ ना आखिरकार। तो क्यों कम हो रहा है, इसके संख्या की कम की वजह से। और कम कर दोगे कुंडली की संख्या और कम मिलेगा। समझ आई मेरी बात है। इस पे न्यूमेरिकल भी है, ट्रांसफार्मर पे आपको न्यूमेरिकल चिपका देता है। क्या करता है, कभी कभी ऊपर में ट्रांसफार्मर का बोलेगा सिद्धांत और कार्य विधि लिखिए, और उसी में साथ में इसका एक न्यूमेरिकल चिपका देगा और प्रश्न को बना देगा 5 अंक का। और ये अक्सर पूछा भी जाता है और पूछा भी जाएगा किसी न किसी सेट में,
ये पूछा भी जाएगा किसी न किसी सेट में, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। अब यहां तक मेरी बात तो अच्छे सुन लिया। तो इस तरह की स्थिति को कहा जाता है, याद रखना, यहां हो क्या रहा है कि ज्यादा दे रहे हो लेकिन मिल कम रहा है, तो इसे बोला जाता है स्टेप डाउन। क्या बोला जाता है? स्टेप डाउन, यानी अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या बोला जाता है? अपचाई, अपचाई की उपचाई। अभी देखते हैं क्या है, ठीक है। यानी ज्यादा दोगे कम मिलेगा। और यही सेम अब मैं आगे नहीं भी बोलूंगा ना, तो कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी होता है। अगर प्राथमिक कुंडली में मैं फेरों की संख्या कम कर दूं और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दूं, तो क्या होगा भैया? यहां जो भी तुम दोगे, अब अच्छा एक चीज पूछ रहे हैं, यहां तो कुछ बैटरी वगैरह नहीं है, तो क्यों अन्य पीरियड काम कर रहा है? समझ आया ना? क्योंकि जो भी तुम यहां पे वोल्टेज दे रहे हो उसकी वजह से क्या हो रहा है? चुंबक तैयार हो रहा है, और चुंबक इसमें भी घुस रहा है, जिसकी वजह से यहां परिवर्तन के कारण चीजें हो रही है। समझ आई मेरी बातें? ज्यादा चीज करोगे बहुत स्ट्रांग होगा। अब ध्यान से समझो, यहां पे मैंने कुंडली बढ़ा दिया, तो इस बार क्या होगा भैया? यहां तुम जो भी दोगे, जैसे मान लो 100 वोल्ट दिए, तो हो सकता है यहां पे तुम्हें 200 वोल्ट मिले, 300 वोल्ट मिले, कुछ भी हो सकता है, जिस हिसाब से फेरों की संख्या होगी। समझ आए मेरी बातें? तो इसे बोला जाता है कि तुम कम दे रहे हो लेकिन ज्यादा मिल रहा है, इसे बोला जाता है अंग्रेजी में स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोला जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब इसे इतना मैंने बताया, अब इसके सिद्धांत को, इसके कार्य को, उपचाई अपचाई ट्रांसफार्मर को तुम पढ़ो, इतना इजी लगेगा ना, आपको लगेगा अरे बाप रे बाप इतना इजी है सर। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, वही तो है मेरा काम कि मैं पहले रटाऊंगा नहीं, मैं पहले सिखाने के बाद ही पढ़ता हूं कोई चीज। अब ध्यान से देखो, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पूछा था ना तुम, ये सिद्धांत मुख्य रूप से अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। अब सिद्धांत का कथन क्या है कि जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट का मान में परिवर्तन किया जाए, जब मान में बार बार परिवर्तन किया जाए, तो उसके पास स्थित दूसरी कुंडली में एक फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण क्या होता है? दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, या वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वही है ना, अन्योन प्रेरण जैसा लग रहा है ना, उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना? यहां तक क्लियर हुआ? अब कार्य विधि समझो। यहां पे देखो, कह रहा है यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n हो और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ns हो, इसे np कह देते हैं, ठीक ना, हो, तो उनपे वोल्टेज का अनुपात जो होगा फेरों के अनुपात के बराबर होगा, यानी vs बटे vp जो होगा वो बराबर होगा ns बटे np। समझ आई मेरी बात? ns बटे np होगा, ठीक है। ये प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज और ये द्वितीय कुंडली का वोल्टेज, ये प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या है, द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या, यहां तक, और ये डायग्राम है। समझ आई मेरी बातें? अब यहां पे देखो, यहां तक समझ आया या नहीं आप लोगों को? अगर यहां तक समझ आ गया भैया, तो ये है देखो स्टेप डाउन और ये है स्टेप अप, यानी एक अपचाई है अब एक उच्चाई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर के। अग्रदिशीय पीएन संधि डायोड की क्रियाविधि चित्र द्वारा समझाना है, ठीक है। तो पहले आप समझो पीएन संधि होता क्या है, तब ना समझ पाओगे अग्र और पश्च। ये बात तो आप जानते होंगे इस तरह से कि आपने पढ़ा होगा अर्धचालक में, इस तरह वाला डायग्राम देखा होगा आप लोगों ने, ठीक ना, मेरे वीडियो में जरूर देखा होगा, 100% देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अर्धचालक वाला जरूर जा करके देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अर्धचालक को जब बांटा जाता है, तो जब एक इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, तो क्या होता है कि एक पॉजिटिव टाइप अर्धचालक हो जाता है और एक निगेटिव टाइप अर्धचालक हो जाता है। यानी एक पॉजिटिव टाइप का मतलब पॉजिटिव का पहला अक्षर पी है, इसलिए पी अर्धचालक, और एक होता है एन अर्धचालक। पी अर्धचालक जो होता है, पी टाइप अर्धचालक जो होता है वो पॉजिटिव टाइप होता है, और एन टाइप अर्धचालक जो होता है वो निगेटिव टाइप होता है। कैसा होता है? निगेटिव टाइप होता है, ठीक है। अगर इन दोनों को अगर मैं, हाँ, पी पॉजिटिव टाइप को मैं ऐसे कोटर करके बनाऊंगा, मतलब एकदम खोखला गोला की तरह दिखेगा, और जो निगेटिव टाइप होगा उसको पूरी तरह से ऐसे भर दूंगा, ठीक है। अब देखना ना भैया क्या होता है, मान लो यहां पे मैंने इस तरह से एक डब्बा लिया, ठीक है, ये हो गया इसका बीच वाला पॉइंट। अब देखो एक तरफ क्या है, पॉजिटिव टाइप ले लेता हूं इस तरह। पहले समझो कि पी संधि डायोड क्या होता है, तब जाके समझ पाओगे कि अग्र अभिनत डायोड और पश्च अभिनत क्या होता है। नहीं तो आप रटते रटते मर जाओगे, बता रहे हैं, लेकिन रट नहीं पाओगे, इतना आपको डिफिकल्ट लगेगा ये चीज। और अगर ध्यान से सुन लिए तो इतना ईजी लगेगा, इतना ईजी लगेगा कि आप कभी कल्पना नहीं की होगी कि ये सारी चीजें इतनी ईजी तरीके से भी समझी जा सकती है क्या, ठीक ना। बस जैसे बता रहा हूँ समझते जाओ, ठीक ना। ये मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है ना। इधर मैं कोटर है तो इसे बोलूंगा पी टाइप,
अर्धचालक, और ये क्या है, एन टाइप अर्धचालक। मजे की बात देखो होता क्या है, ये बात आप सभी को पता होगा कि इस बात से कोई अनजान नहीं होगा, ये बात हर कोई जानता है कि निगेटिव जाता है पॉजिटिव की तरफ। निगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ जो निगेटिव है ना, ये चला जाएगा इसके पास, तो यहाँ पे डब्बा भर जाएगा। अब ये डब्बा भर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पूरी तरह से खोखला हो जाएगा। और यहाँ पे जब जाएगा ए वाला ते वाला यहाँ भर जाएगा, हाँ या ना, यहाँ भर जाएगा पूरी तरह से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से खोखला हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे आपको भरता हुआ नजर आएगा, ये वाला भर जाएगा, उसी तरह ए वाला भर जाएगा, हाँ उसी तरह ए वाला भर जाएगा, उसी तरह ये वाला भर जाएगा भैया, ये वाला भर जाएगा। और इधर क्या होगा, साइड में खोखला दिखेगा, देखो इस तरह देखो दिख रहा है। अब एक चीज नोटिस किया तुमने, यहाँ पे एक तरफ पूरा पॉजिटिव हो गया और एक तरफ पूरी तरह निगेटिव हो गया। अब इधर वाले को उधर वो नहीं जाने देगा, और ये लाल वाला जो है इधर आने नहीं देगा औरों को, यानी एक तरह से कह लो बाउंड्री बन गया, एक तरह से बाउंड्री बन गया। जितना आना जाना था चले गए। अब इसके बाद न पॉजिटिव वाला इधर आ पाएगा, न निगेटिव वाला इधर आ पाएगा। समझ रहे हो? तो इस बाउंड्री को, इस पूरे बाउंड्री को भैया, इस पूरे बाउंड्री को कहा गया अवक्षय परत कहा गया। क्या कहा गया, अवक्षय परत। और इसके इधर उधर जाने की वजह से एक वोल्टेज उत्पन्न होता है भी, याद रखिएगा, एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है भी। अब ये न तो उधर वाला इधर जा पाएगा, ना इधर वाला उधर। इसी घटना को बोला जाता है पी एन संधि डायोड। अब आप कहोगे अग्र और पश्च का मतलब क्या है, तो देखो होता क्या है, होता क्या है कि ये जो मैंने बनाया, अगर यहां में ध्यान से समझने की कोशिश करना, कैसे समझाऊं मैं, यहाँ पे यहाँ देखो, ठीक ना। मान लो ये मैंने बनाया, जल्दी से बना देता हूं इसे, ठीक ना, थोड़ा सा बना रहा हूं, समझ लो। जो डॉट वाला है वो नेगेटिव टाइप है, समझने के लिए इतना बहुत है। अब अग्र अभिनत में क्या होता है, ये पी टाइप वाला जो होता है, पॉजिटिव टाइप वाला, अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले सेल से जोड़ दिया जाए, ये बैटरी लगा दिया मैंने, ठीक है। अब ये पी टाइप को पॉजिटिव से ही जोड़ दिया, क्योंकि पी खुद पॉजिटिव है, और खुद पॉजिटिव को पॉजिटिव से अगर जोड़ दिया जाए, और ये वाला क्या है, निगेटिव है, एन टाइप, एन टाइप क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव वाले को निगेटिव वाले से जोड़ दिया जाए, तो उस दौरान क्या होगा, पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर, इस पार उस पार आते जाते रहेंगे, इस पार से उस पार, इस पार से उस पार आते जा रहे रहेंगे। इसे बोला जाता है अग्र अभिनत। क्या बोला जाता है, अग्र अभिनत। देख लो यहीं पे ये चीज लिखा हुआ है, ठीक ना। अग्रदिशीय में क्या होता है कि पी एन संधि डायोड में पी टाइप को धन सिरा से और एन टाइप को बैटरी के ऋण सिरा से जोड़ दिया जाता है। इससे अग्रदिशीय बायस कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अग्रदिशीय बायस कहते हैं। यहाँ पे इसकी क्रिया विधि है, कह रहा है वाहक पे गतिमान होना बैटरी का धन सिरा पी से, और धन सिरा को पी से यानी होल से को संधि की ओर धकेलता है, और ऋण सीधा यन को यन की ओर इलेक्ट्रॉन की संधि की ओर धकेलता है, ठीक है। एक अवक्षय परत बन जाता है, ढकेलने के बाद क्या होता है, एक अवक्षय परत बन जाता है। यानी अग्र जो अभिनत होता है, अग्रदिशी जो होता है, उसका डायग्राम ये कह सकते हो कि सेम है, इसी की तरह डायग्राम होता है, इसी की तरह क्या होता है, डायग्राम होता है। और पी एन संधि डायोड का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, कुछ इस तरह दिखाई देता है, ये कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। ये जो आपको त्रिभुज की तरह दिख रहा है, ये पी टाइप को दर्शाता है, किसको, पॉजिटिव टाइप को। ये पी है, और ये जो लाइन खींचा गया ये क्या है, एन है, इसीलिए बोला जाता है इसे पी एन संधि डायोड का एक डायग्राम। यहां तक समझ आया, अग्र वाला भी समझ आएगा। पश्च अभिनत बाय डिफॉल्ट अगर एग्जाम में पूछ दिया तो, पश्च अभिनत पूछ दिया, अभिनत तो डायग्राम क्या करोगे, सेम रखोगे, डायग्राम में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला, ठीक ना। डायग्राम सेम रखोगे, क्या होगा कि इधर जैसे तुम्हारा पॉजिटिव है, ठीक है, और इधर तुम्हारा निगेटिव है, मान लो थोड़ी देर के लिए 2-3 ठो बनाया हूं इस तरह से। ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, यानी पॉजिटिव टाइप, और ये क्या है, निगेटिव टाइप है। अब यहां पे क्या करेंगे, पहले क्या था, पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जोड़ रहे थे, लेकिन इस बार पॉजिटिव को निगेटिव वाले टर्मिनल से जोड़ेंगे, और निगेटिव को पॉजिटिव वाले सिरे से जोड़ देंगे बैटरी के। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के पास जाने के बजाय
एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, इधर भागने लगेगा, ये इधर भागने लगेगा, इधर भागने लगेगा, ये इधर भागने लगेगा। इसी स्थिति को बोला जाता है पश्च अभिनत। क्या बोला जाता है? पश्च अभिनत। एक दूसरे के पाछे भागने लगते हैं। समझ आई मेरी बातें? तो ये आपको ईमानदारी से समझ आया बातें? जितना मैंने बोला समझाया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपको अवक्षय परत के बारे में बता ही दिया हूं मैं, ठीक ना। धारा का प्रवाह क्या होता है कि जब बाहरी वोल्टेज विभव प्रचारी लगभग 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए अधिक हो जाता है तो आवेश वाहक संधि को पार कर जाता है और परिपथ में कुछ मिली एम्पियर कोटि की धारा बहने लगती है। अब उसने VI अभिलक्षण ग्राफ पूछा था, तो यहाँ पे देखो यह ग्राफ आरोपित वोल्टेज और प्रवाहित धारा के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो नी वोल्टेज क्या होता है, शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाने पर धारा धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित वोल्टेज पर बाद में धारा तेजी से बढ़ने लगती है, धारा तेजी से बढ़ने लगी है, ठीक ना। गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है, उसमें प्रश्न में यह भी जोड़ा गया है। तो याद रखना, अग्र अभिनत की स्थिति में डायोड के सिरों पर आरोपित विभव में अल्प परिवर्तन तथा उसके कारण धारा में होने वाली अल्प परिवर्तन के अनुपात को डायोड का गत्यात्मक प्रतिरोध कहा जाता है। इसे डेल्टा V बटे डेल्टा I बोला जाता है, ठीक है। अगर आसान भाषा में बोलूं तो ये कह सकता हूं कि वहां पे उत्पन्न होने वाला जो विभव है, विभव में अंतर और जो धारा में अंतर हो रहा है चेंजेस, उन दोनों का रेशियो निकाल दिया जाए एवरेज, तो क्या निकलेगा? आपको गत्यात्मक प्रतिरोध पता चल जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ भैया? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत और कार्यप्रणाली चित्र द्वारा समझाइए। प्रत्यावर्ती यानी डायनोमो, बहुत ही वायरल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, PDF इसका दे दूंगा मैं टेलीग्राम पे, और वैसे टेलीग्राम पे भेजता जा रहा हूँ PDF, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात आप लोग को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, तो ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनामो क्या है। जैसे अभी मैंने आपको चल कुंडली धारा मापी बताया, बस उसी के सिद्धांत, मतलब उस सिद्धांत नहीं कह सकते, उसी की तरह बिहेवियर शो करता है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये जो आपको दिख रहा है इसे आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? आर्मेचर कहते हैं। इसमें काफी सारे फेरे लपेटे गए होते तार के, समझ रहे हो, वहां लटकाया गया होता मिरर उरर लगा के, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से देखो, ये आपको एक लंबी नली दिखाई देती है और ये इस नली के इस वाले सिरे को एक ब्रश से जोड़ा गया है Y नाम के, और इस वाले को X नाम के ब्रश से जोड़ा गया है, याद रखना, ध्यान से समझना। फिर यहाँ पे बैटरी के बजाय एक बल्ब लगा दिया गया है कि जब यहाँ से करंट पैदा होगा, जब यहाँ से करंट पैदा होगा तो पता चल जाएगा, बल्ब जलेगा तो खुद ही पता चल जाएगा करंट पैदा हुआ है, ठीक है। और ये जो है, ये जो गोला आपको दिख रहा है गोले रिंग की तरह, इसे सर्पिल वलय भी कहा जाता है। अब इस आर्मेचर को क्या करते हैं, दो मजबूत विपरीत चुंबक के बीच में रख दिया जाता है। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के रूल पे काम करता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही इसमें चुंबक में रखोगे तो चुंबक क्या करेगा, इसे घुमाने लगेगा, इस तरह से क्या करने लगेगा, घुमाने लगेगा। और जैसे ही घुमाने लगेगा, जन्म करते हो रोटेट करने के बाद क्या होगा, विद्युत धारा जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा और विद्युत धारा जनरेट हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं डायनामो। अब इसे एक बार मैं पढ़ देता हूं, आप ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, कह रहा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या फिर डायनामो क्या होता है। ये वैद्युत जनित्र डायनामो एक ऐसी वैद्युत चुंबकीय मशीन होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है भैया, वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसका कार्य फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। जब से इस सिद्धांत में जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र के में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, ठीक ना। बताया था ना भाई, क्या होगा, चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिसकी वजह से कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल यानी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और ये वैद्युत प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, वही मतलब उत्पन्न हो जाती है। और कुंडली को घुमाने के में किया गया कार्य अथवा व्यय यांत्रिक ऊर्जा कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, ठीक है। अब ये संरचना है। अब संरचना में क्या क्या है देख सकते हैं। ये चुंबक क्षेत्र के बारे में बताया है, क्षेत्र चुंबक। यहाँ पे क्षेत्र चुंबक क्या होता है, एक शक्तिशाली चुंबक होता है जो नॉर्थ और साउथ पोल में होता है। इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना होता है, ठीक है, करना होता है जिससे कुंडली घूम सके, जिससे कुंडली घूम सके। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं यन ध्रुव से यस ध्रुव की तरफ जाती है, क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि आप
यन से यस की तरफ बल रेखाएं जाती हुई नजर आएगी, इस तरह, इस तरह, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। आर्मेचर का काम क्या है, ध्यान से देखो, यह एक आयताकार कुंडली होता है जो कच्चे लोहे का बना होता है, कच्चे लोहे के क्रोट के, और इसमें क्या होता है, तांबे के तार बहुत से फेरों में लपेटे गए होते हैं, यही बात मैंने बताया, ठीक है। और आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे आर्मेचर कुंडली भी कहा जाता है। इसमें तांबे के फेरों की संख्या अधिक होती है। इस कुंडली को क्षेत्र चुंबक के ध्रुव यन और यस के बीच बाह्य शक्ति से क्या किया जाता है, स्टीम या टरबाइन, वाटर टरबाइन या पेट्रोल इंजन आदि द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। इसको क्या किया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है। और जैसे ही इसे घुमाओगे तो घुमाने के बाद, और इसे घुमाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, टरबाइन। टरबाइन देखा है ना, रिहंद बांध के बारे में अगर आप सुना होगा तो वहां पे जो बिजली पैदा होती है टरबाइन से ही। टरबाइन पे पानी गिरता है, वो घूमना शुरू करता है, और घूमने की वजह से क्या होता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और वही समझ रहे हो ना। हाँ, वाटर टरबाइन भी बोल सकते हो, पेट्रोल इंजन द्वारा भी तेजी से घुमाया जा सकता है, ठीक है। सर्पिल वलय का काम क्या होता है, दो ठो दिखाया था ना सर्पिल वलय, ब्रश की तरह, ठीक है। तो कुंडली पर लपेटे तांबे के तार के दोनों सिरों के दोनों छल्ले में यस 1 और यस 2 से जुड़े होते हैं। कौन, सर्पिल वलय, दिखा देता हूं, ये देखो, एक सर्पिल वलय यहाँ पे है और एक सर्पिल वलय यहाँ पे भी है, ब्रश वाला नहीं है, ब्रश वाला नीचे मिलेगा, ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है। यस 1 यस 2 पे जुड़े होते हैं तथा आर्मेचर कुंडली के साथ साथ उसकी अक्ष पर घूमते रहते हैं, इनको सर्पिल वलय कहते हैं। ब्रश क्या होता है, इसका काम क्या है, सर्पिल वलय पे देखा जाए तो S1 और S2 सदैव तांबे की बनी हुई दो पत्ती B1 B2 से को सर्पिल कहते हैं, जिन्हें ब्रश भी कहा जाता है, जिन्हें ब्रश भी कहा जाता है। ये ब्रश स्थिर होते हैं और इनका संबंध उस बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है जिसमें विद्युत धारा तेजी से बहती है। और कार्यविधि माना आर्मेचर कुंडली ABC दक्षिणावर्ती दिशा में हो रही होती है, घूम रही होती है, और किसी क्षण कुंडली की भुजा C से D नीचे जा रही होती है, ठीक है, तथा भुजा AB ऊपर की ओर आ रही होती है। ऐसे जब घूमेगा ना ऐसे करके, तो एक नीचे जा रहा होता है भुजा और एक भुजा ऊपर आ रहा होता है, उसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। फिर इन भुजाओं में प्रेरित धारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है। अतः बाह्य परिपथ में वैद्युत धारा ब्रश S2 से जाएगी तथा ब्रश S1 में वापस आ जाएगी। जब कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी तब भुजा AB नीचे की ओर जाना प्रारंभ कर देगा और CD जो होगा ऊपर की ओर जाना प्रारंभ कर देगा। अब वैद्युत धारा ब्रश S1 से बाहर जाएगी और S2 में वापस चली जाएगी, ठीक है। फिर कहता है कि इसी प्रकार धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, AC करंट कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा यानी AC करंट उत्पन्न करता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदल जाती है, इसलिए अल्टरनेट करंट होता है। अब इसे मैं थोड़ा सा एकदम एग्जैक्टली समझाता हूं क्या कह रहा था ये। जैसे ये देखो, ये आर्मेचर है, ताकि तुम अपने बना के लिख सको। मान लो इसे A B C और D कह देता हूं, नाम दे देता हूं, ठीक है। इसमें बहुत सारे फेरे लपेटे गए हैं। अब देखो ध्यान से, जब ये घूमेगा इस तरह से, ठीक ना, अरे उल्टा हो गया, जब ये इस तरह से घूमेगा इस तरह से ऐसे, तो जब ऐसे आधा चक्कर ये मार लेगा, आधा चक्कर मार लेगा, तो इसका ग्राफ आधा ऐसे बन चुका होगा। जब आधा चक्कर कंप्लीट होगा तब तक ग्राफ ऐसे हो चुका होगा। तो आधा चक्कर पॉजिटिव, आधा चक्कर निगेटिव। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव करंट पैदा होगा और नीचे वाले में उतना ही करंट पैदा होगा लेकिन निगेटिव करंट पैदा होगा। तो इसी को ही बोला जाता है, इस तरह का ग्राफ किसके लिए होता है, AC करंट के लिए। किसके लिए, AC करंट के लिए, क्योंकि DC करंट का ग्राफ क्या होता है, सीधे होता है, वो प्लस और माइनस में नहीं होता है। ये तो प्लस में भी है माइनस में भी है, ये क्या होता है, सीधे एक ही दिशा में होता है। समझ आई मेरी बातें। ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव की तरफ है तो निगेटिव ही तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। समझ आई मेरी बातें। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत जहां तक है उम्मीद है नहीं आ रही होगी। आगे की ओर कहानी ले जाएं तो व्हीटस्टोन सेतु है। तो व्हीटस्टोन सेतु कई बार बता चुका हूं, दोबारा बता दो। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, यहाँ पे पहले समझा देता हूं। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इस तरह से बना होता है, ठीक ना, इस तरह से बना होता है। एक बार फटाक से देख लीजिए, ठीक है। इसको एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि इसके बीच में जो तार लगाई गई है यहाँ पे धारा बहेगा या नहीं, बस इसका पता लगाया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज से। अब जब यहाँ पे करंट भेजोगे इस तरह से I1 करंट जाएगा, तो यहाँ से जब करंट भेजोगे तो आप देख पा रहे होगे कि कुछ करंट यहाँ से, ये जो करंट आई है, कुछ इधर चला जाएगा और कुछ
इधर, तो नाम दे देते हैं इधर वाले को I1, इधर वाले को I2, ठीक है। और ये जो प्रतिरोध है इसको कह देते हैं R1, इसको R2, इसको R3 और इसको R4, और इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं, सिंबॉलिक तौर पे नाम दे देते हैं। इस वाले को Q नहीं, इस वाले को P कह देते हैं, इसको Q कह देते हैं, इसको PQR यस कह देते हैं। अब मैं एक उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वैल्यू लेता हूँ। यहाँ के प्रतिरोध को मान लेते हैं 10 ओम का है, यहाँ के प्रतिरोध को मान लेते हैं 20 ओम का है, यहाँ के प्रतिरोध को मान लेते हैं 4 ओम का है, यहाँ के प्रतिरोध को मान लेते हैं 8 ओम का है, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालो, P और Q का रेशियो निकालो, P और Q निकाल के देखो तो 10/20 आएगा, यानी हल करोगे 1/2 आएगा। उसी तरह R और यस निकाल के देख लो, R और यस निकाल के देख लो, 4 और 8 करोगे बटे में तो हल करोगे तो भी 1/2 आएगा। दोनों का रेशियो क्या है, सेम है ना, यानी ये कह सकते हो PQ बटे RS जो होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही व्हीटस्टोन ब्रिज है, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इनका अनुपात आपस में बराबर होगा तो यहाँ बीच में कोई धारा नहीं बहेगी, और अनुपात अगर बराबर नहीं हो तो बीच में धारा बहेगी। यही व्हीटस्टोन सेतु अपने में कह रहा है। तो व्हीटस्टोन सेतु का जो डेफिनेशन लिखोगे उसको लिखने के बाद डायग्राम बनाना अनिवार्य है, ठीक है, डायग्राम बनाना अनिवार्य है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु में इस सिद्धांत पर आधारित जब किसी विद्युत परिपथ के चारों ओर भुजाओं में प्रतिरोध का अनुपात समान हो जाए, प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाए, समान हो जाए, जैसा अभी मैंने दिखाया, प्रतिरोध का अनुपात समान हो जाए, और जब गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बहेगी, अर्थात ये सेतु क्या है, संतुलित अवस्था में होगी, और अगर धारा बहेगी तो संतुलित अवस्था में नहीं होगी। इसे ही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत तो ऐसे होना नहीं चाहिए। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। अब आगे की ओर अगर बढ़े, अगला है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की विशेषता तथा इसकी कमियां बताइए। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की विशेषता और इसकी कमियां बताइए। आइए समझाता हूं पहले रदरफोर्ड मॉडल क्या है। देखिए, इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा जे थॉमसन का मॉडल। अब जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, जे थॉमसन ने क्या किया, जैसे आप तरबूज खाए, तरबूज में देखते हो काला काला बीज धसा होता है और चारों तरफ लाल लाल हिस्सा खाने का होता है। उसी तरह जे थॉमसन ने बोला कि परमाणु जो होता है उसके जगह जगह पे जैसे काले काले बीज धसे होते हैं, उसी तरह जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। जगह जगह पे क्या धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। जगह जगह पे क्या धसे होते हैं भैया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। समझो मेरी बात को, तभी सीख पाओगे। ये तीनों एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल। इसे सीक्वेंस में समझोगे तभी तुम एग्जाम में जाकर सही पैटर्न पे लिख पाओगे। तो ध्यान से समझो। अब यहाँ पे मैंने जे थॉमसन ने बताया कि जगह जगह पे क्या होता है, काले काले बीज धसे होते हैं जैसे तरबूज में, उसी तरह इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। और बाकी का जो लाल लाल खाने वाला हिस्सा है, बाकी का जो खाने वाला हिस्सा है वो पूरा धनावेश है, पूरा धनावेश है, पूरा क्या है, पॉजिटिव है। और एक मजे की चीज और उसने बोली कि यहाँ पे जितना पॉजिटिव होगा उतनी ही संख्या निगेटिव की होगी। ये कौन बोल रहा है, जे थॉमसन। तो एक वैज्ञानिक निकल करके आया, उसका नाम था रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड सोचा कि ये तो यार थ्योरी बेसिस पे दे रहा है, इसका कोई एक्सपेरिमेंट बंदे ने किया नहीं है, तो हम कैसे मान ले कि परमाणु के अंदर माइनस चीज है, प्लस चीज है, और धसा हुआ है, प्लस चारों तरफ फैला हुआ है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं ये खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने बोला कि चलो देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली, ये मान लेते हैं सोने की पतली पन्नी है, उसका एक परमाणु लिया है मैंने, ठीक है। और उस रदरफोर्ड ने क्या दिमाग लगाया कि अगर इसमें धन आवेश है तो मैं कोई ऐसी चीज भेजूंगा, अगर मैं खुद धनावेश वाली किरण को भेजूंगा तो धनावेश एक दूसरे को धकेलता है, तो किरण उस पर जाएगी ही नहीं, किरण सारी किरणें लौट करके वापस आ जाएंगी, क्योंकि धनावेश सब तरफ फैला हुआ है। तो रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया कि मैं कुछ भेजूंगा यहां से उसने एक सिस्टम बनाया, और इस सिस्टम से उसने अल्फा कण भेजा। और अल्फा कण कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। और एक दो थोड़ी, लाखों अल्फा किरण इस तरह से गई, लाखों अल्फा किरणें इस तरह से गई, लाखों अल्फा किरणों को उसने इस तरह से भेजा, लाखों अल्फा किरणों को इस तरह से उसने भेजा रदरफोर्ड ने। अब अल्फा किरण जब जा रही तो रदरफोर्ड को पता कैसे चलेगा कि अल्फा किरण डाक करके छेद करके उस पर चली गई है। तो वो पता लगाने के लिए रदरफोर्ड ने, बड़ा खतरनाक वैज्ञानिक था भाई, गजब चला के दिखाया। पता लगाने के लिए उसने क्या किया कि इस तरह से एक पर्दा लगा दिया, एक सोलेनॉइड की लेयर, एक जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दिया, जिंक सल्फाइड की एक लेयर लगा दिया। और जिंक सल्फाइड इतना सेंसिटिव होता है कि उस पर छोटा सा भी चीज अगर आके टकराएगा तो जिंक सल्फाइड हरे रंग का चमक पैदा करता है।
जिंक सल्फाइड तुरंत चमकने लगेगा। अगर उस पर हल्का सा भी छोटा सा भी पार्टिकल टकराया तो चमकने लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे अगर खुले में छोड़ेगा तो हवा के कड़ा करके धूल मिट्टी के कड़ा के टकराएंगे और दिन भर चमकेगा, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि वो धूल मिट्टी का कण चमक रहा है या फिर अल्फा किरण चमक रहा है। इसलिए इस पूरे सिस्टम का जो इसने प्रयोग किया वो पूरी एक बंद नलिका में किया, यानी हवा निकाल दिया, पूरी तरह से हवा बाहर से अंदर से निकाल दिया, ताकि वहां पे जो टकराए वो टकराए तो केवल अल्फा कण टकराए या तो कोई ना टकराए। अब उसने जब इस तरह से किया, अब जब यहां से अल्फा किरण इस तरह से भेजा उसने, तो देख के हैरान रह गया रदरफोर्ड। जो यहां सिखा रहा हूं वही चीज इसकी विशेषता कमी सब दिखाई देगी, ठीक ना। अगर ना दिखाई दे तो कहना, आपको लग रहा है कि ऐसे ही चल रहा है भाषणबाजी, नहीं, जो मैं बोलूंगा वहीं पे उसकी विशेषता बनेगी, आप देख लेना। तो जब यहां से नोटिस किया तो मैक्सिमम किरणें, लगभग किरणें, ज्यादातर किरणें पार हो गई, मैक्सिमम किरणें आर पार हो गई। मैक्सिमम किरणें क्या हो गई, छेद करके आर पार चली गई। मैक्सिमम किरणें छेद करके आर पर चली गई। अब जब मैक्सिमम किरणें छेद करके आर पर चली जाएंगी तो बहुत ज्यादा यहां पे चमक उत्पन्न होने लगा, बहुत सारे चमक उत्पन्न होने लगे। तो रदरफोर्ड को एक चीज सुझाव आया, रदरफोर्ड के दिमाग में आया कि इतनी किरणें मैंने भेजा, लाखों किरणें, और लाखों किरणों में से मैक्सिमम किरणें, ज्यादातर किरणें, यानी लाखों में लगभग मान लो कि बहुत ज्यादा किरणें सीधे आर पार हो गई। इसका मतलब रदरफोर्ड ने पहला स्टेटमेंट दिया कि परमाणु में हर जगह पे इलेक्ट्रॉन या धन आवेश धंसा हुआ नहीं है, परमाणु का अधिकांश हिस्सा खोखला है। रदरफोर्ड का पहला स्टेटमेंट कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। क्यों? क्योंकि सारे किरणें ज्यादातर आर पार चले जा रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं आर पार, उसे कोई रोक टोक नहीं रहा। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश हिस्सा खोखला है। लेकिन जब ये परमाणु का जो बीच वाला सेंटर है, इस सेंटर से जब कुछ किरणें जा रही थी, इस सेंटर से होकर के जब कुछ किरणें जा रही थी, इस सेंटर से होकर के जो किरणें जा रही थी भैया, इस किरण को मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप समझ सको, ठीक है। तो जो सेंटर से कुछ किरणें जा रही थी, इस तरह दिख रहा है, वो ऐसे मुड़ गई और एकदम सेंटर से जो बीचों बीच जा रहा था किरण, सेंटर से टकराया और टकरा के वापस आ गया। अब कैसे रदरफोर्ड को पता चला कि टकराया और टकरा के वापस आ गया? क्योंकि रदरफोर्ड ने चालाकी दिखाई फिर से। यहां भी उसने इस तरह का जिंक सल्फाइड का लेयर लगा दिया था कि हो सकता है कोई टकरा के वापस आएगा तो यहां भी चमकेगा। और कई 10,000 20,000 किरणों में कोई एक किरण चमक रहा था, यानी वो जान गया कि मेरा किरण जो है वो धन आवेश है और धन आवेश को वापस वही धकेल सकता है जो खुद धन आवेशित हो। तो उसने तय कर लिया कि इसका मतलब धन आवेश सब जगह फैला हुआ नहीं है, बल्कि एक छोटे से जगह पे पूरा संपूर्ण धनावेश क्या हो गया है, एकत्रित हो गया है। एक छोटे से जगह पे संपूर्ण धनावेश क्या हो गया है, एकत्रित हो गया है। एक छोटे से जगह पे संपूर्ण धनावेश क्या हो गया है, एकत्रित हो गया है। समझ आई मेरी बातें? और इस धन आवेश वाले पॉइंटर से, इस धन आवेश वाले पॉइंटर से जो थोड़े किनारे से जा रही थी वो बड़ी तेजी से मुड़ जा रहे थे। ऐसे जो किनारे से जा रहे थे भैया वो बड़ी तेजी से क्या हो रहे थे, बड़ी तेजी से ऐसे मुड़ जा रहे थे, बड़ी तेजी से ऐसे मुड़ जा रहे थे, बड़ी तेजी से ऐसे मुड़ जा रहे थे। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? तो उस बंदे ने जान लिया कि सारा धनावेश सेंटर में है। इसीलिए पूछा जाता है नाभिक की खोज किसने की थी, तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने ही की थी। और रदरफोर्ड ने बता दिया कि सारा धनावेश एक जगह पे स्थित है, इसका मतलब टोटल इसका वजन एक जगह पे स्थित है, मास इसका एक जगह पे स्थित है, और इलेक्ट्रॉन धंसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस धनावेश के चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये है रदरफोर्ड मॉडल, ये है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो एक वैज्ञानिक आया नील बोर, उसने सवाल खड़ा कर दिया कि कोई भी चीज अगर चल रहा है तो उसको चलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होगी, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि चलते चलते उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जैसे गाड़ी चलाते तो नहीं होता, चलते चलते पेट्रोल खत्म हो जाता है, यानी ऊर्जा खत्म हो जाता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन अगर लगातार घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होगी और वो नाभिक में टूट करके गिर जाएगा। इसके बारे में तुम बताओ, और इसके बारे में तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पे चल रही, कितनी दूरी पे चल रही है उस सेंटर से। तो ये सब के बारे में रदरफोर्ड जानकारी नहीं दे पाया, ये रदरफोर्ड की कमियां थी। तो इन्हीं कमी को दूर करने के लिए नील बोर ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया। तो ये रदरफोर्ड मॉडल शायद आपको क्लियर हुआ। अब इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं ताकि आपको ऐसा लगे भाई कि हाँ सर जी ने जो समझाया एकदम एग्जैक्टली सही समझाया। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की विशेषता पहले समझो। पहला कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, ये बात आप अभी सुन लें जस्ट, कि परमाणु के केंद्र में अत्यंत छोटा होता है, घना होता है, और उसमें पूरा धनावेश भरा होता है। उसमें क्या भरा होता है,
धन आवेश हिस्सा भरा होता है जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक। दूसरी बात उसने क्या बोली थी कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये बात मैंने अभी बोला, साबित भी किया क्यों होता है। ठीक ना, अभी आप पढ़े होते, रटे होते कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, लेकिन ये तो आप जान जाते कि हाँ अधिकांश भाग खोखला होता है, लेकिन क्यों होता है, किस रीजन से होता है, ये तो नहीं जानते ना। तो ये रीजन समझ आया आपको। अब आगे आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा लगाता है, घूमता रहता है, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। ये रदरफोर्ड ने बताया। अपने चौथे स्टेटमेंट में क्या बोला कि परमाणु का सारा धन आवेश नाभिक में केंद्रित होता है, कहीं किनारे इधर उधर नहीं भटकता। ठीक है। फिर पांचवी विशेषता में क्या बताया कि उसने स्वर्ण पत्र का प्रयोग क्यों किया। यह मॉडल स्वर्ण पत्र पे प्रयोग के लिए परिणाम पे आधारित था। क्यों था भैया? क्योंकि स्वर्ण पत्र को बहुत ज्यादा से ज्यादा पतला किया जा सकता है सोने की। आप लड़कियां लोग एक नथनी पहनती होगी नाक में, वो जो नथनी है ना, 1 ग्राम नथनी, कितना, 1 ग्राम नथनी को खींच के, सोने की 1 ग्राम नथनी को खींच के 2 किलोमीटर लंबा रस्सी बनाया जा सकता है। एक छोटी सी नथनी के इतना स्ट्रेसफुल होता है, इतना खिंचाव होता है सोने में, वो जल्दी नहीं टूटता। ये बात याद रखिए, बढ़िया नॉलेज दिया मैंने। अब रदरफोर्ड मॉडल की कमियां जान लो। कमियां क्या था? जो मैंने बताया वही चीज है कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरणित करता है जिससे उसकी नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में उसने नहीं बताया। दूसरा, हाइड्रोजन आदि तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में उसने नहीं बताया। जो लाइमन सीरीज, बामन सीरीज है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। ठीक है। अगला क्या जानकारी नहीं दिया? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित कक्षाओं के बारे में उसने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। ये तो बोर के मॉडल के बाद ना हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिटल में घूमता है। हाँ? अब ध्यान से समझो, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या और उसकी कमियां। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या और उसकी कमियां। टाइम कितना हो गया यार? ठीक है। तो बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या और उसकी कमियां देखो। तो अब यहां पे अपने आप बोर का मॉडल इजीली समझ आ जाएगा। तो नील बोर ने ज्यादातर बताया कि एक केंद्र होता है जिसमें धन आवेश होता है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन नील बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आवारा की तरह नहीं घूमता, इन सबका एक फिक्स ऑर्बिटल यानी कक्षा होता है इस तरह का। इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और इन कक्षक को नाम दिया उसने। पहली कक्षक को नाम दिया N1, दूसरे को उसने नाम दिया N2, तीसरे को उसने नाम दिया N3, चौथे को नाम दिया उसने N4। इसी बहाने तुम्हें लाइमन बामन सीरीज भी सिखा देता हूं। ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पे लाइमन बामन सीरीज पूछेगा तो बता दूंगा, इसी में अभी समझा देता हूं। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होता है कि ये जो कक्षक होते हैं, दूर जाने पे एनर्जी बढ़ेगी। ये E1 ऊर्जा है कक्षक की, दूसरे वाले कक्षक की ऊर्जा है, तीसरे वाले कक्षक की ऊर्जा है, चौथे वाले कक्षक की ऊर्जा है। जैसे जैसे दूर भागोगे, नाभिक से जितना दूर जाते जाओगे, कक्षक की ऊर्जा बढ़ती जाती। यानी कोई पूछे E1 की कक्षक की ऊर्जा सबसे ज्यादा है या फिर E4 की, तो आप बोलोगे E4 की। सबसे ज्यादा कक्षक की ऊर्जा क्या है? E4 की। और दो ऑर्बिटल के बीच में ऊर्जा का गैपिंग पूछा जाएगा तो ज्यादा कुछ मत करो, बड़े वाले ऊर्जा में से छोटे वाले ऊर्जा को घटा दोगे तो तुम्हें डेल्टा E मिल जाएगा। ये कक्षक की ऊर्जा होती है। ये क्या होती है? कक्षक की ऊर्जा। इसी फार्मूले पे तुम्हें ये वाला फार्मूला देखने को मिलता है, 1/λ = R ब्रैकेट में 1/N1 - 1/N2 का स्क्वायर। इस तरह से समझ आई मेरी बातें? तो कैसे आता है ये, कैसे फार्मूला प्रूफ किया गया, जब मेरा नाभिक परमाणु वाला चैप्टर देखोगे तो समझ पाओगे। और मैं पिछले वीडियो में हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया था कि अर्धचालक का, नाभिक का, परमाणु का, ये तीनों भला ही मैं यहां बताऊं, फिर भी तुम उस वीडियो को देखना ही देखना, क्योंकि उसमें कह लो कि बहुत कुछ राज छुपा हुआ है, बहुत कुछ क्वेश्चन है उसमें। एनर्जी बैंड क्या होता है, ऊर्जा बैंड क्या होता है, अर्धचालक क्या, प्रकार क्या है, नाभिक क्या, परमाणु क्या है, द्रव्यमान क्षति क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, संलयन क्या होता है, समझ लो, बंधन ऊर्जा क्या है, न्यूक्लियॉन क्या है, सब कुछ उसमें बताया गया। लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पासन सीरीज, फुंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ये सब क्या होता है, कैसे आता है, क्या मतलब है इसका, सब कुछ मैंने बताया है। ठीक है। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां तक क्लियर हो गया? अब जैसे मान लो तुम्हें समझाने के लिए मैं एक मजे की चीज दिखाता हूं। तो बोर ने अपने मॉडल में बताया कि सबकी एक विशेष कक्षा होती है और सभी की अलग अलग अपनी ऊर्जा होती है। चलो सपोज करते हैं, कल्पना करते हैं, मान लेते हैं पहले वाले की ऊर्जा 10 है, दूसरे वाले की ऊर्जा मान लेते 13 है, तीसरे वाले की ऊर्जा 17 है, चौथे वाले की मान लेते 19 है। अपने मन से मैंने लिखा है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास अभी ऊर्जा 17 है, तो जरा बताओ इलेक्ट्रॉन किस वाले कक्षक में घूमेगा जिसमें इसकी ऊर्जा मैच करेगी। ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मैच कर रही 17 में, यानी ये तीसरे कक्षक में घूमेगा। किसमें घूमेगा? तीसरे कक्षक में। ठीक है। अब मान लो इसे बाहर से इसने ऊर्जा खींच लिया, बाहर से इसने ऊर्जा अवशोषित कर लिया, खींच लिया। अब ऊर्जा मान लो इसको बाहर से मिल रही है, तो इसको ऊर्जा मिलते 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 17 से 18 हो गई, 18 से घूम रहा है, अब 17 से 18 हो गई, अभी भी उसी में घूमेगा।
18 से जैसे ही 19 होगा इस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा तुरंत इसको छोड़ करके किस में चला जाएगा, इस वाले में चला जाएगा और इसमें घूमने लगेगा, यानी कक्षक को त्याग देगा, कक्षक को त्याग देगा। तो कक्षक को त्याग करके जब बाद वाले कक्षक में जाता है, यानी अपने से बड़े वाले कक्षक में जाता है, अपने से ज्यादा ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है, तो उस दौरान ये एनर्जी खींचता है, कहीं बाहर से एनर्जी खर्च, अपनी खुद की एनर्जी खर्च नहीं करता बल्कि एनर्जी को खींचता है। समझ आई मेरी बातें? अब एक मजे की चीज देखो, हो सकता है कि ऊर्जा लेने के बजाय हो सकता है अपनी खुद की ऊर्जा खर्च कर रहा हो किसी कारणवश, किसी कारणवश मान लो अपनी खुद की ऊर्जा नष्ट कर रहा है। तो ये जो ऊर्जा अपनी नष्ट करता है, इसकी ऊर्जा तरंग के रूप में नष्ट होती है। इसकी ऊर्जा किस रूप में नष्ट होती है? तरंग के रूप में। किस रूप में? तरंग के रूप में नष्ट होती है। और वही तरंग आगे चल करके तुम बोलते हो लाइमन, बामन, पाशन, फून, ब्रैकेट। ठीक है, जब ये ऊर्जा तरंग के रूप में खर्च होती है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटते घटते मान लो सपोज दैट 17 से 13 में आ गया, इसकी ऊर्जा मान लेते 13 हो गया, तो यहां से छलांग मार के किस में घुस जाएगा? 13 वाले में घुस करके गति करने लगेगा। मजा आया? क्लियर हुआ? अब एक चीज नोटिस किया कि जब ये बड़े कक्षक से नीचे आता है तो तरंग के रूप में अपनी ऊर्जा खो रहा होता है, तरंग के रूप में अपनी ऊर्जा खो रहा होता है। अब ध्यान से समझना, इसी आधार पर लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज ये सब बनाया गया। तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे मान लो सपोज दैट ये तुम्हारा N1 कक्षा है, क्या है? N1। और मान लो थोड़ा सा ऊपर ये तुम्हारा N2 है। ठीक है, ये क्या है? थोड़ा सा ऊपर N2 है, थोड़ा सा और ऊपर मान लो तुम्हारा N3 है, थोड़ा सा ऊपर मान लो N4 है, थोड़ा सा ऊपर N5 है, मानते रहो N5 है, और ऊपर मान लेते हैं N6 है। ठीक है, इस तरह से कक्षक है। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सारा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छठवें वाले कक्षक में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, अचानक इसकी ऊर्जा कम हुई। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, थोड़ा लाइन खींचने में गड़बड़ लगेगा, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है छठवें कक्षक में, अब इसकी ऊर्जा कम होते 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 सीधे पांचवें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में ना होकर के इसकी अचानक ऊर्जा इतनी कम हो गई कि मैच कर गई N1 वाले कक्षक से और सीधे आकर के गिर गया N1 वाले कक्षक में। उसी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन था, वो भी आकर के N1 कक्षक में इलेक्ट्रॉन टूट करके गिर गया। कैसे गिरता है पता है ना? ऊर्जा जब कम होने लगती है, हाँ, यहां से टूट करके N1 में गिर गया, यहां से टूट के N1 में गिर गया, तीसरे में से भी N1 गिर गया, दूसरे में से भी N1 गिर गया। तो इसी परिस्थिति को, इसी घटना को अगर जब वो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक में हो और वो टूट करके N1 कक्षा में आ जाए, N1 कक्षा में आ जाए, N बराबर 1 वाले कक्षा में आ जाए, तो इसी घटना को बोला जाता है लाइमन सीरीज या लाइमन श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइमन सीरीज या लाइमन श्रेणी कहा जाता है। ईमानदारी से बताओ समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं? यहां तक 1% रत्ती भर दिक्कत हो तो बताओ, थोड़ा भी दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब लाइमन सीरीज समझ आ गया, तो अब इसके बाद क्या होगा? बामन सीरीज समझोगे तो सेम वही पैटर्न दिखेगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। बस ऊर्जा क्या होगा? अब 1 में ना जाकर के दूसरे में टूट करके गिरेगा। किस में गिरेगा भैया? दूसरे में टूट करके गिर जाएगा, तो उसे बोलेंगे बामन सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? बामन सीरीज बोलेंगे। लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, ये सब समझ आ रहा है ना? मेरी बात क्लियर हो रहा है ना? वो ना डायग्राम देख रहा हूँ लाइमन बामन का, दिख ही नहीं रहा है, डायग्राम खोज रहा हूँ। ठीक ना? क्या खोज रहा हूँ बच्चा? डायग्राम खोज रिया हूं मैं। ठीक है, तो अब मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन, थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ छठवें में है, लेकिन वो डायरेक्ट पहले में ना गिर के दूसरे में गिर जाए, या फिर तुम्हारा पांचवें में है, डायरेक्ट ना गिर के दूसरे में गिर जाए, यहाँ तीसरे में है, चौथे में है, मान लो सपोज दैट पहले में ना गिर करके वो किसी और में ना गिर के दूसरे वाले में ही गिर रहा है। समझ रहे हो? किस में गिर रहा है? दूसरे वाले में। मान लो तीसरे वाले में गिर गया दूसरे में, तो इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को कहा जाता है, जब दूसरे में आकर के सारे इलेक्ट्रॉन टूट करके गिर रहे हैं अपनी ऊर्जा को खो करके, तो उसे बोला जाता है बामर सीरीज। अब मैं आगे क्या बोलूं? समझने वाला समझ गया? अरे बाबा, समझने वाला समझ गया कि अगर छठवें में इलेक्ट्रॉन है टूट करके अगर इसमें गिर रहा है, अपनी ऊर्जा कम करके सीधे तीसरे वाले में आके गिर रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? लाइमन बामन। फिर क्या होता है? पाशन होता है। पाशन होता है कि क्या होता है? ब्रैकेट होता है। पाशन होता है। क्या होता है? पाशन। फिर उसके बाद क्या होता है? पाशन के बाद ब्रैकेट फुंड होता है शायद ना। तो इस तरह से अपनी ऊर्जा समझ गया रे गुरु, समझ गया? यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना? तो ये सब तरंग के रूप में अपनी ऊर्जा खो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए तुम्हें परमाणु वाले चैप्टर में जाकर के समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सब फार्मूला कैसे आया है, इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, सब कुछ बताया हूं मैं।
समझ रहे हो? फार्मूले कैसे आए इस पे, न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, सब कुछ मैंने क्लियर किया है, तो डरने वाली बात नहीं है, जा करके देखना। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चलो, बोर मॉडल की पहले क्या पढ़ लेते हैं। देखो, बोर मॉडल की व्याख्या करने को बोला है ना, तो व्याख्या क्या है ध्यान से समझो। बोर ने रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक निम्नलिखित सिद्धांत दिया। जैसे कि आप निश्चित कक्षाओं के बारे में उसने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। ठीक है, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं, उन्हें के एल एम एन कह सकते हो। ये जो मैंने N1 लिखा, N1 को के बोलते हैं, N2 को के एल एम एन, इस तरह से डैश 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 बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर कहता है ऊर्जा का क्वांटीकरण, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। क्या होती है? ऊर्जा निश्चित होती है। इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में घूमते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, यानी ऊर्जा खर्च नहीं करते, इसीलिए वो निश्चित समय लगातार घूमते रहते हैं। ठीक है, और इसका कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग जो होता है यह इतना होता है, यम भी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई होता है। ये याद रखना, इसका इस्तेमाल होगा अभी जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो मेरा आने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? और ऊर्जा गैपिंग बता दिया मैंने, E2 में से E1 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा? एच न्यू। अच्छा, एच न्यू कहां से है, ये डर रहे हो, लो जान लो। डेल्टा E बराबर जो मैंने E2 माइनस E1 लिखा था, इस डेल्टा E को ही बोला जाता है एच न्यू बोला जाता है। ठीक है, ये दूसरे कक्षक का ऊर्जा है, पहले कक्षक का ऊर्जा। न्यू क्या है? आवृत्ति तरंगी, और एच क्या है? प्लांक स्थिरांक, प्लांक नियतांक। बोर्स मॉडल की कमियां देख लो। बोर्स मॉडल की कमियां क्या होता है? यह केवल हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन परमाणु पर ही लागू हो पाया, और सारे तत्वों पे जैसे हीलियम लिथियम पर लागू नहीं हो पाया बोर मॉडल, इसलिए एक कमी मानी जा सकती है। दूसरा कि इन्होंने सूक्ष्म संरचना नहीं समझा सका, स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक ना? अगला, जी मैन एवं स्टार्क प्रभाव की पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाया, चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम के विभाजन को स्पष्ट नहीं कर सका। अगला, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की उपेक्षा के बाद ने बताया कि इलेक्ट्रॉन तरंग सूक्ष्म भी हो सकते हैं, इसके बारे में बोर ने नहीं बताया अपने मॉडल में। समझ आया? अगला प्रश्न है, समस्थानिक समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक में क्या अंतर है? तो समस्थानिक क्या होता है ध्यान से समझो। जैसे मान लो 3 परमाणु है, यहां पे दिख रहा है, हाइड्रोजन है, यहां पे अगर देखा जाए तो सबका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन परमाणु भार यानी वजन 1 है, 2 है, 3 है, तो परमाणु भार अलग है और परमाणु क्रमांक समान है। तो ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे ये है। अब आते ही बारी समभारी। समभारिक क्या होता है? समभारिक में क्या होता है? उल्टा कर दो। यहाँ पे क्या होता है कि परमाणु नीचे वाला सेम था और ऊपर वाला अलग अलग था, तो समभारिक में समभारिक, भारिक भार, भार हो गया समभारिक, सम यानी समान, भारिक यानी भार, जिसका समान भार हो। यानी समभारिक में क्या होता है कि परमाणु भार समान होता है परंतु परमाणु क्रमांक विपरीत विपरीत होता है, अलग अलग। देखो, भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग है। एग्जांपल याद रख लेना। अगला है सम न्यूट्रॉनिक। क्या होता है? सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जैसे आप इसको देखो, 14 कार्बन है, 6 है, 6वें नंबर पे परमाणु क्रमांक 6, भार 14 है। नाइट्रोजन को देखो, 7वें नंबर पे, इसका 15 है। ठीक है, 15 भी होता है, 14 भी होता है, तो इसके दो क्या कहते हैं आइसोटोप आइसोबार होते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनों की न्यूट्रॉनों की संख्या निकालो, इसका कितना होगा? 14 में से 6 घटा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, और सॉरी 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। और यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालो, इस वाले के 15 में से 7 घटा दो फिर भी 8 बचेगा। तो दोनों अलग अलग तत्व हैं लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो ऐसी स्थिति में बोला जाता है सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, वे परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। बताओ यहां तक समझ आया यानी क्लियर हुआ? ठीक है, अगला है दे ब्रॉगली द्रव्य तरंगे क्या होते हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। और अल्फा कण यहां पे होगा यार। अल्फा कण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान होती है। किस कण के संबंध डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी और किसके लिए कम? तो यहां पे दे ब्रॉगली तरंग पहले समझ लो। तो डे ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण, जैसे वो इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन हो, कुछ भी द्रव्य कण जो होते हैं वो एक साथ एक तरंग संबंध होती है। ठीक है, इन तरंगों को डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं या द्रव्य तरंगे भी कहते हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र जो होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू एच बटे पी होता है, या फिर पी जो संवेग है, संवेग क्या होता है? एम इंटू भी होता है। संवेग बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, द्रव्य तरंगों के प्रमुख गुण,
यहां पे पहला गुण है कि ये तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है, द्रव्य तरंगे जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, क्योंकि ये आवेशित कणों के साथ भी संबंध होती है। वेग पर निर्भरता, कण का वेग जितना कम होगा उससे संबंध तरंगदैर्ध्य उतनी ही अधिक होगी। यानी ये कह सकते हो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के, वेग के। जितना वेग बढ़ाओगे तरंगदैर्ध्य घटता जाएगा, वेग बढ़ाओगे तरंगदैर्ध्य घटता जाएगा। ठीक है, अगला है कि हल्के कणों की डी ब्रॉगली तरंग भारी कणों की तुलना में अधिक होती है। ठीक ना, यहां कह रहा है कि द्रव्यमान पर निर्भर भी करता है तरंग, कह रहा है हल्के कणों की तरंग जो होती है भारी कणों के मुकाबले क्या होता है, अधिक होता है। अगला कह रहा है माध्यम की आवश्यकता, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसके चलने के लिए माध्यम की जरूरी नहीं होता है। तरंग दैर्ध्य की तुलना, देखो गतिज ऊर्जा के और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध पूछा था ना, तो देखो गतिज ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के बीच में संबंध का सूत्र ये है, याद रख लो थोड़ा। ठीक है, आगे अगर बढ़े तो कह रहा है इसका कि वो कौन क्या क्या है वो चीज के बारे में बताया। फिर यहां पे बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा कण में पूछा था ना द्रव्यमान, तो देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होता है और अल्फा कण का द्रव्यमान और ज्यादा होता है। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इतना जो इस वीडियो में बताया गया कृपया करके इसे एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और अगले वीडियो का वेट करिए। जय हिंद, जय भारत।